हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार राय, आपका केमिस्ट्री टीचर एफिनिटी एजुकेशन की तरफ से अपने सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस क्लास में। और अपने बच्चों की डिमांड पे फिर से मैं आज उनके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो हमारा चैप्टर है बेटा, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब भी आप नीट और आईआईटी जैसे बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो चैप्टर होता है, इससे लगभग 2 या 3 तो क्वेश्चन 100% आते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ टाइम से अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक्स को केवल सिस्टमैटिक पढ़ाई कर लिया, टीचर के साथ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, तो ऐसे टॉपिक से आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। देखो, हमारी केमिस्ट्री में ना सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स के स्कोर होते हैं वो केमिस्ट्री में ही होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट का ये स्कोरिंग टॉपिक है, जिसे ऑलमोस्ट सारे बच्चे अच्छे से पढ़ के जाते हैं। अच्छा, एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे ये होगी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हर एक छोटी छोटी बारीक चीज़ों को बताता रहूँ और उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, चलो बच्चों, आज अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आज यही सभी लोग देखिए। सबसे पहले मैं अपने आप बच्चों को बताना चाहता हूं कि जब उनके सामने बात होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, क्लियर है, तो कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब क्या है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, क्या क्या उसकी वजह है, वो सारी बातें एक एक करके हम लोग समझेंगे। देखिए, लिखा है कि एन एग्रीगेट ऑफ मेटल आयन विथ एनायंस, केटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स आयन। देखो बेटा, हम लोग सबसे पहले ये बात करना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि जनरली हमारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को जब किसी केटायन, किसी एनायन या किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के संपर्क में आते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल केटायन, एनायन या न्यूट्रल हैं, अगर वो अपना लोन पेयर अगर वो सेंट्रल एटम को कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूट करने का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो सेंट्रल एटम के साथ, तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है ना बेटा, वो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, सभी लोग इस बात को ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, यहाँ पे इससे भी पहले बहुत सारी चीजें हैं, एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एराइजेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट के पास क्या होता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, अभी पीछे के चैप्टर में पढ़े थे कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास क्या होता है बच्चों, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो इन वैकेंट डी ऑर्बिटल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम लोग रख सकते हैं। तो इस वजह से जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर होता है। ठीक है, आगे है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखो, हम लोग जब कंपाउंड्स की बात करते हैं, हम जब सॉल्ट की बात करते हैं, तो दरअसल 2 तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है सिंपल सॉल्ट, ठीक, और एक होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं कि जो सिंपल सॉल्ट होते हैं बेटा, जैसे NaCl है, तो NaCl को अगर तुम पानी में डालोगे ना, वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो इट विल बी 100% डिसोसिएट इनटू देयर आयन। बात को समझ गए, Na+ और Cl- कंप्लीट ब्रेक हो जाएगा। यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग समझना चाह रहे हैं कि व्हेन 2 और मोर सिंपल सॉल्ट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट, द मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड इज फॉर्म। जैसे आप लोगों ने कभी कभी बेटा ऐसे सॉल्ट भी सुना होगा, आपने कभी कभी डबल सॉल्ट सुना होगा, डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट का क्या मतलब होता है, डबल सॉल्ट में हम क्या करते हैं कि 2 सिंपल सॉल्ट लेते हैं, ठीक, और उनको फिक्स प्रोपोर्शन में
एक दूसरे के अंदर केमिकली मिक्स करते हैं बेटा। जब उन्हें हम केमिकली मिक्स करते हैं तो वो लोग क्या बनाते हैं, डबल सॉल्ट बनाते हैं। जैसे देखो, अगर मैंने K2SO4 लिया और एल्युमिनियम सल्फेट लिया, देखो ध्यान से, दिस इज द पोटेशियम सल्फेट एंड दिस इज द एल्युमिनियम सल्फेट, और मैंने इसके साथ एक 24H2O मॉलिक्यूल्स लिया। जब ये पूरा का पूरा कंपाउंड कंबाइन हो जाता है बेटा, तो यहां पे क्या बन रहा है, देखो पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और डॉट 24H2O। तो ये एक तरीके का डबल सॉल्ट है। क्या है, डबल सॉल्ट। बच्चे मुझसे पूछेंगे पवन सर इसे हमने डबल सॉल्ट क्यों बोला, क्योंकि एक सॉल्ट तो ये है और एक ये है, ये दोनों अलग अलग सिंपल सॉल्ट अब एक दूसरे के साथ क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं, देन दे फॉर्म द डबल सॉल्ट। ये सिंगल और ये सिंगल केमिकली कंबाइन हो गए, ये डबल सॉल्ट का क्या कर चुके हैं बेटा, फॉर्मेशन कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो चलो भैया आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखो ध्यान से कि हम लोग दरअसल सॉल्ट को यहाँ पे दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। एक होगा अपना डबल सॉल्ट, एक कौन सा होगा अपना, बोलो, डबल सॉल्ट, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन या क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस चैप्टर में जो तुम्हारा मेन डिस्कशन है ना बेटा, वो डबल सॉल्ट तो डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। हमारा जो मेन डिस्कशन का पार्ट है दैट इज ओनली द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यही हमारे मेन डिस्कशन का पार्ट है। थोड़ा सा 2 मिनट आप लोगों को बस ऐसे थोड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी। ठीक है, और अब हम लोग मेन अपने मुद्दे पे, मेन अपने टॉपिक्स पे बात करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठ जाना, पेन कॉपी और दिल अपने पास लेके बैठ जाना। कई बार क्या होता है कि अगर आप दिल अपना किराए पे दे दोगे, आपको पढ़ाई में कैसे मन लगेगा। एक बार ऐसे ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ा रहा था, एक बच्चे से पूछा बेटा दिल लगा के क्वेश्चन करना, तब तक भीड़ में से कोई बोला सर मेरा दिल तो किराए पे लगा है। मैंने कहा भाई किराए से वापस ले लो, नहीं तो किराए पे रहेगा तो तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ देखो, हम लोग डबल सॉल्ट को समझ ही रहे हो तुम लोग, इसको बोलते हैं पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 डॉट 24H2O। जो वो होता है ना, क्या उसे बोलते हैं यार, फिटकरी। फिटकरी का यही फॉर्मूला होता है, याद रखना। कई बार लोग घर में, पहले हमारे यहाँ मामा चाचा आते थे ना, तो ये जरूर पूछते थे, उनको यही याद ज़्यादा होता था कि फिटकरी का क्या फॉर्मूला है, तो भाई बताना पड़ता था कि K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। जब हम 11th क्लास में लैब में जाते हैं ना, केमिस्ट्री के लैब में, तो ये वाला सॉल्ट भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब हर टीचर यही पूछता है। कहीं से भी घूम फिर के आते हैं, अगर एक आध थप्पड़ मारने का मन करता है तो पूछते जरा मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बता। तो कैसे बताओगे, बताओ ना। मोहर सॉल्ट होता है, मैं बता रहा हूँ ना, ये एक तो आयरन का सल्फेट होता है और दूसरा अमोनियम का सल्फेट होता है। देखो, एक आयरन का सल्फेट है FeSO4 और दूसरा है अमोनियम सल्फेट NaNH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, प्लस डॉट 6H2O। देखो मोहर सॉल्ट में ना 6H2O होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो पोटास एलम था वहां पे कितना होता है बेटा, 24H2O होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अब मतलब आप समझिए कि यहाँ से हमारा मेन जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, लिखा है कि दोज मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड विच रिटेन आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और लूज द आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कॉम्प्लेक्सेज रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू सेपरेट आयन। ठीक है, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की खासियत क्या होती है, जैसे तुम्हारा कोई डबल सॉल्ट है या कोई सिंपल सॉल्ट है, तो तुम उसको पानी में डालोगे तो वो कंप्लीटली अपने आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और अपने वो आइडेंटिटी को क्या करेगा, लूज कर देगा। लेकिन मेरे भाई साहब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मान लो कि K4FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है
और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर मैंने पानी में डिसॉल्व किया तो ये देखो, ये ध्यान देना यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना बेटा, ये ब्रैकेट इसको प्रोटेक्ट करता है, ये ब्रैकेट इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और इसके बाहर का ये जो एटम है ना K4, बाहर ब्रैकेट के बाहर जो एटम होता है उसको आउटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जब ये ब्रेक होगा, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, आउटर आयन बोलेंगे। तो ये K4 मतलब 4K+ और FeCN6- में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं कि ये पोटेशियम तो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, लेकिन जो आयरन है ना बेटा, जो आयरन यहाँ पे बिल्कुल डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट जो है, वो उसने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर का जो पोर्शन होता है, इतना पोर्शन अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता। याद रखना, इतना पोर्शन अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, मात्र कौन करता है, पोटेशियम करता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड द डबल सॉल्ट, यही मेन डिफरेंस होता है। याद रखना सभी लोग, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू द सेपरेट आयन। मतलब ये आयरन और CN तुम चाहे जितना जोर लगा लो, सुनना, तुम चाहे जितना जोर लगा लो, सेंट्रल एटम इस CN के साथ ब्रेक नहीं होगा, वो उसके साथ साथ ही रहेगा। अब तुम कहोगे सर क्या इनके बीच में ऐसा कौन सी चीज थी जो इनको अलग नहीं होने दे रहा था, जो इनको अलग होने नहीं दे रहा था। अब मैं अपने बच्चों को सब समझाने जा रहा हूं और सारी चीजें सिखाने जा रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, ठीक है। बस 2 मिनट और देख लो, उसके बाद जब मैं एग्जाम्पल पे आ जाऊंगा ना तो सही बता रहा हूं भाई, सब मजा ही मजा आएगा, ठीक है। ये बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और पता है बिल्कुल लेटेस्ट IIT और नीट में इससे क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल लेटेस्ट, सही बता रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट। देखना ध्यान से, क्या लिखा है, कितने तरीके का लिखा है, चेक करना जल्दी से। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ना 2 तरीके से बांट रहा है, एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इन विच ऑल द लिगेंड्स आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले मेरे बच्चों के मन में एक सवाल आया कि पवन सर व्हाट डू यू मीन बाय लिगेंड, लिगेंड्स क्या होते हैं, पहला प्रश्न तुम्हारा। हमने कहा कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स, सुनना ध्यान से, दिल लगा के, कि ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जिसमें सारे के सारे लिगेंड सेम टाइप के होते हैं, तो उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यहां पे देखो जैसे कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट हमारा सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम, यही वो बंदा है जिसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। और आप कहोगे पवन सर लिगेंड क्या होता है, अरे भैया लिगेंड वो स्पीसीज होते हैं, लिगेंड वो स्पीसीज होते हैं जो अपना लोन पेयर, सुनना ना, लिगेंड आर दोज स्पीसीज विच कंट्रीब्यूट देयर लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम, टू द सेंट्रल एटम टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। याद है, समझ में आया, फिर से बता रहा हूं, लिगेंड ही वो लोग हैं, वो स्पीसीज हैं, वो सब्सटेंस हैं जो अपना लोन पेयर किसको देंगे, बोलो ना, सेंट्रल एटम को देंगे। कोई पूछेगा कि अरे भाई वो सेंट्रल एटम को क्यों देंगे, तो मेरे बच्चों जवाब दे देना जरा प्यार से कि सेंट्रल एटम के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है और लिगेंड के पास लोन पेयर एक्स्ट्रा है। वो अपने लोन पेयर को एक सेंट्रल एटम को, मतलब जितने भी उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे, उन वैकेंट d ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर वो डालेगा, और जिसकी वजह से सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बात समझ में आया? अभी और डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। लिगेंड के बारे में पूरा 10 मिनट का डिस्कशन होगा। अब सभी के चेहरे पे थोड़ी हरियाली आ गई होगी, हाँ यार अब थोड़ा मतलब लग रहा है कि सही बात है, लिगेंड को थोड़ा बताएंगे ना वही समझ लेंगे, कोई बात नहीं, सर पे भरोसा है, ठीक है, कई बार भरोसा रखना पड़ता है। तो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक के ऊपर हमारे नीट IIT में लेटेस्ट क्वेश्चन आया। हेट्रोलेप्टिक क्या होता है, जस्ट उल्टा कर दो, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स जिसमें एक सेंट्रल एटम
और उस सेंट्रल एटम के पास देखो, जैसे यहां पे Fe सेंट्रल एटम है, उसके पास एक लिगेंड En है और दूसरा लिगेंड कौन है, क्लोरीन। देयर आर द टू टाइप ऑफ लिगेंड, एक है En और एक है Cn। तो ये दो तरीके के लिगेंड हैं और ये लिगेंड अपना सेंट्रल एटम किसको दे रहे हैं, सॉरी अपना लोन पेयर किसको दे रहे हैं, सेंट्रल एटम को। बच्चा मुझसे पूछेगा पवन सर इसका नाम क्या है और इसका क्या नाम है। अरे इन दोनों के नाम मैं आप लोगों से अभी जस्ट 2-3-4 मिनट के अंदर डिस्कस करना जा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने पहचान लिया कि हेटेरोलेप्टिक और होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है। होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। अगर सेम टाइप के लिगेंड, बोलो फिर से, अगर सेम टाइप के लिगेंड सेंट्रल एटम से अटैच है तो मेरे बच्चों आप बोलना कि सर उसे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड, डिफरेंट टाइप के लिगेंड सेंट्रल एटम से अटैच है तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा, उसे बोला जाएगा, हम लोग उसे बोलेंगे हेटेरोलेप्टिक बोलेंगे। और होमोलेप्टिक कब, जब सेम टाइप का लिगेंड होगा। चलो आगे बढ़ा जाता है, ठीक है, आगे बढ़ा जाता है। बहुत डिस्कशन हो गया। अच्छा मैं देखो आपको बार बार कोशिश यही करूँगा, कोशिश बार बार यही करूँगा, ठीक, कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली बताता जाऊँ जिससे कि हमें पढ़ाना और आपको पढ़ाना आसान रहे। हमें पता चलना चाहिए एटलीस्ट कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं आजकल, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप सभी मुझसे पूछेंगे कि पवन सर ये कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, तो इसको समझाता हूं। एन एग्रीगेट ऑफ मेटल आयन विथ एनायन, केटायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स आयन। इट इज एन नॉन आयनाइजेबल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसे क्या बोला जाता है बेटा, नॉन आयनाइजेबल पार्ट बोला जाता है, ठीक है। फिर से सुनना, कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये हमारा जो ऐसा पोर्शन होता है जो नॉन आयनाइजेबल होता है वो उसको फर्दर आयंस में ब्रेक करना क्या होता है, इट इज द टू मच डिफिकल्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी बच्चों के दिमाग में बार बार आ रहा होगा, एक बात आ रहा होगा और वो मेरे भी दिमाग में आ रहा है। मैं आपको सही बताऊं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे भी दिमाग में एक चीज़ आ रही है। चलिए मैं आपको वो चीज़ ब्रेक करके आपको समझा ही देता हूं, ठीक है। चलो 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 समझा देते हैं, ठीक है। हाँ ये देखो, ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं बोर्ड पे, अब ये सारी चीज़ें मैं एक करके बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आइए मैं एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों को और वहाँ इस एग्जांपल पे आपको समझाता हूँ। सारी चीज़ें आपको अब मैं क्लियर करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत आप लोगों ने इंतज़ार कर लिया। देखिए जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल है सबसे फेमस K4 FeCN6। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें आपको बता दें कि यहां पे ये जो Fe है ना बेटा, जो भी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, जो भी आपका यहां पे डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, मेरे बच्चे उस डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग सेंट्रल एटम लेते हैं और इस सेंट्रल एटम के पास क्या होता है, इसके पास ही क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो अगर मैं वैकेंट डी ऑर्बिटल की बात कहूं तो तुम यहां ट्रांजिशन की बजाय ज्यादा कोशिश करना कि आप लोग ट्रांजिशन एलिमेंट लिख देना, डी ब्लॉक की बजाय यहां लिख देना ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और यहां पे जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है बेटा, उस वैकेंट डी ऑर्बिटल को, ये वाला जो हमारा CN यहां पे लगा है ना, ये जो मॉलिक्यूल CN है, ऐसे सेंट्रल एटम से जो लोग भी डायरेक्टली अटैच होते हैं ना, जो लोग भी सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच होते हैं वो अपना लोन पेयर देने का काम करते हैं, किसको, सेंट्रल एटम को। तो ये लोग अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को देते हैं, तो मेरे भाइयों इनको बोला जाता है लिगेंड। क्या बोला जाता है, लिगेंड्स। लिगेंड आर दोज स्पीसीज विच कंट्रीब्यूट देयर लोन पेयर
टू द सेंट्रल एटम। ये हो गया हमारा काउंटर आयन, काउंटर आयन, क्लियर। और ये जो देखो ग्रीन से बना रहा हूं, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है ना बेटा, पूरा का पूरा पोर्शन, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और ये नॉन आयनाइजेबल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि फ्लोरीन और सीएन का बॉन्ड कभी टूटेगा, ऐसा नहीं होगा। तुम इसको पानी में जितनी मर्जी उतनी डालो, पानी में जब डालोगे तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू टू आयन। जो मान लो मैंने इसको पानी में डाल दिया K4AP-CN6, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा बेटा। एक इसको जब ब्रेक करोगे तो K4, K पे +1 4K और APCN6 पे -1 -4। तो मेरे बच्चों इतना जो पोर्शन बन रहा है ना, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये हमारा काउंटर आयन है। क्या है बेटा? बोलो काउंटर आयन। क्लियर हो गया ना? तो ये छोटी छोटी बातें थी, अगर आप लोग याद नहीं रखोगे तो आप लोग दुखी रहोगे, समझ में कम आएगा, और अगर तैयार रहेगा तो कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। अब जरा देखो कैसे बनता है। जैसे मान लो यहां पे सेंट्रल एटम Fe हो गया और इसके चारों तरफ CN, इसकी चारों तरफ क्या है? CN, और यहां पे भी CN है। अब देखो ध्यान से, ये लोग क्या करेंगे कि हर एक CN अपना एक लोन पेयर सेंट्रल एटम को कंट्रीब्यूट करेगा बेटा। तो ये वहां पे जो कंट्रीब्यूशन वाला जो बॉन्ड बन रहा है ना बेटा, यहां पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहां पे एक एरो का मतलब होता है, एक एरो का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बोलो कंट्रीब्यूट हो रहा है। और इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर -4 का चार्ज था, तो आप लोग यहां पे चार्ज लगाना भी भूलिए मत। यहां पे जो -4 का चार्ज था ना बेटा, वो आपको चार्ज भी इग्नोर नहीं करना है। आप लोग बिल्कुल कंप्लीटली चार्ज वगैरह लगा के दिखा दिया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। यहां पे ये सेंट्रल एटम है और ये सब के सब क्या है बेटा? लिगेंड है। सबके सब क्या है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सभी के सभी क्या है? लिगेंड, ठीक। सभी पे CN-, 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 ठीक है बेटा। सभी CN- जो थे 6 CN थे, तो 6 CN- होता है, उनका चार्ज कितना होता है? -1 होता है। और ये लोग अपना अपना एक एक लोन पे क्या कर रहे हैं? सेंट्रल एटम को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? एक अब छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहाँ पे जल्दी जल्दी क्लियर कर दूंगा, क्योंकि देखो अब आपको समझ में धीरे धीरे लगभग आ ही चुका है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले सेंट्रल मेटल आयन, बेटा अभी आपने पहचाना कि जैसे मान लो कि आपके पास द मेटल आयन, यहां पे पढ़ के सुना देता हूं एक बार, कि द मेटल आयन विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन इन कॉम्बिनेशन विद एनायन केटायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द सेंट्रल मेटल आयन। देखो यहां पे हम सेंट्रल मेटल आयन बोल रहे हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे आयरन था, तो आयरन का हम जब उसको निकालेंगे ना उसका चार्ज, तो कुछ ना कुछ तो उसका चार्ज निकलेगा। तो इस वजह से बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि पवन सर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एटम एंड सेंट्रल मेटल आयन, ठीक। तो भाई सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल आयन में सबसे बड़ा जो अंतर है वो ये है कि सेंट्रल जब मेटल बोलोगे तो मतलब तुम अभी चार्ज को कंसीडर नहीं कर रहे हो, और सेंट्रल मेटल आयन बोलोगे तो इसका मतलब कि तुमने उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उस सेंट्रल एटम का पर्टिकुलर चार्ज भी निकाल दिया है, ठीक है। तो चार्ज निकालने की बात करेंगे। देखो जनरली बिलोंग्स टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स ड्यू टू देयर हाई चार्ज डेंसिटी एंड द एबिलिटी ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये बात भी बार बार बोला जाता है कि यार ऐसा क्या होता है कि जो हमारे डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, वाई दे आर ट्रीटेड एज अ सेंट्रल एटम। तो आप बताना कि भैया सेंट्रल एटम के तौर पे उनका सिलेक्शन क्यों होता है? क्योंकि उनके पास पहला बात कि वैकेंट डी ऑर्बिटल, दूसरा बात कि उनके पास जो चार्ज डेंसिटी होती है वो हाई होती है। मतलब वहां पे जो चार्ज डेंसिटी होती है ना सेंट्रल एटम के पास, वो हाई होता है बेटा। यहां पे लिखा है कि ड्यू टू देयर हाई चार्ज डेंसिटी,
चार्ज डेंसिटी हाई होने का मतलब है कि वॉल्यूम कम और चार्ज क्या है ज़्यादा। कम जगह में जब ज़्यादा चार्ज होता है ना तो बोला जाता है कि हाई चार्ज डेंसिटी है। क्या है बेटा? हाई चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब होता है? जिससे मान लो कि अगर हमने कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा, मान लो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मान लो मैंने ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख लिया, ठीक है, देखना सभी लोग ध्यान से, तो मैं आपको आराम से समझा दूंगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है CO, NH3 मान लो 4 बार है, NH3 कितनी बार है? 4 बार। चलो इसको हटा देते हैं, फिर से दोबारा लिख लेते हैं एक बार। देखना CO NH से कितनी बार है? 4 बार, Cl2 और ब्रैकेट के बाहर Cl है। अगर हमसे इसमें किसी ने पूछा कि यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि हमारे एक पर्टिकुलर फिक्स सेंट्रल एटम को टोटल कितने टचिंग लिगेंड्स हैं, मतलब ऐसे टोटल कितने लिगेंड्स हैं जो हमारे सेंट्रल एटम को टच कर रहे हैं। टच कब करेंगे? जब वो अपना लोन पेयर देंगे। तो लोन पेयर देने के दौरान, याद रखना, लोन पेयर देने के दौरान हम लोग कितने ऐसे लोग हैं, बोलो कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे सेंट्रल एटम को बेटा डायरेक्टली क्या करते हैं? टच करते हैं। तो यहां पे अपने कोबाल्ट को, हमारा कोबाल्ट यहां पे सेंट्रल एटम है, उसको टच करने वाले लोग क्या है? अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल और क्लोरीन के 2। बेटा ये जो ब्रैकेट के बाहर होता है ना, ये तो काउंटर आयन होता है, इसको ये टच नहीं करता। इस सेंट्रल एटम को ये 4 अमोनिया अपना लोन पेयर देगा और 2 ये क्लोरीन देंगे। तो जितने लोग हमारे सेंट्रल एटम को डायरेक्टली टच करते हैं, दैट आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ना, देखो इस कोबाल्ट को ये अमोनिया और ये क्लोरीन सबके सब चारों तरफ से घेर के रखते हैं। जैसे आप देखते हो कोई सेलिब्रिटी चलता है तो आप ऐसा थोड़ी कि बीच में जाके हाय हेलो कर लोगे, भाई साहब उसके चारों तरफ मतलब बिल्कुल सिक्योरिटी लगी रहती है। वो आपको कैमरे में दिखे ना दिखे, बट पूरा एकदम सिक्योरिटी मेंटेन करके चलते हैं, ठीक है ना। तो वही होता है इस कोबाल्ट की, ये जो अमोनिया क्लोरीन है ना, ये सिक्योरिटी गार्ड है दोस्त, ठीक है, वो उसको घेर के रखते हैं। देख लो ध्यान से कि द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल आयन विद द डोनर स्पीसीज इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। वही बात हो गई कि किसी सेंट्रल एटम को टोटल कितने लोग अपना अपना लोन पेयर दे रहे हैं, तो उन लोगों की तुम संख्या काउंट कर लो, 5 4 जो भी रहेंगे, ठीक है, दैट आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। दूसरा है आयोनाइजेशन स्पेयर। ये तो बहुत ईजी है कि द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच गेट आयोनाइज इज नोन एज द आयोनाइजेशन पेयर। देखो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स था, हमने उसको पानी में डिसॉल्व किया, तो 2 तरीके से ब्रेक होगा, एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर और दूसरा हो जाएगा आयोनाइजेशन स्पेयर। जो हम सेंट्रल एटम को, मतलब हम जो काउंटर आयन को बाहर कर रहे हैं ना बेटा, तो जो काउंटर आयन बाहर हो रहा है ना, उसी पोर्शन को आयोनाइजेशन स्पेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, आयोनाइजेशन स्पेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लोग देखो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको बस थोड़ा थोड़ा करके पेशेंस बना के पढ़ना है, ठीक है ना। और बिल्कुल वैसे पढ़िए जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज में मज़ा लेते हैं, उसी तरीके का जस्ट आनंद आप इस क्लास में भी लीजिए। और आपको देखिए, आपका जब इतना बड़ा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना बच्चों, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपना विल पावर मजबूत रखना पड़ेगा। आपको अपने समय के साथ खिलवाड़ नहीं करने देना है, और कोई दूसरा करे तो भी आपको स्वीकार नहीं करना है। बिल्कुल बी पॉजिटिव, बी सीरियस, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे पास जो बहुत सारे सेंट्रल एटम होते हैं, तो उन सेंट्रल एटम को जो लिगेंड्स होते हैं वो अपना लोन पेयर देते हैं। तो लिगेंड जनरली कई तरीके से चार्ज कंटेन करते हैं। लिगेंड्स हो सकता है कि पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है निगेटिवली चार्ज हो, या हो सकता है न्यूट्रल हो। तो हम लोग लिगेंड के चार्ज को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हम उस सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट को सही नहीं निकाल सकते हैं।
तो मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले कुछ बातें बता दूं आपको, और वो जरूरी बातें भी मैं आपको समझा देता हूं, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो यहां पे इट इज द नंबर विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बताता है कि सेंट्रल एटम के ऊपर कैसा चार्ज प्रेजेंट है। मतलब कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, तो उस कॉम्प्लेक्स आयन में जो हम पर्टिकुलर सेंट्रल एटम लेते हैं ना, उस सेंट्रल एटम के ऊपर जो चार्ज निकालने की प्रक्रिया होती है, जो चार्ज फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल। भाई हर एक मेटल का अपना अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को जो निकालना होता है वो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सीखेंगे। मैं आपको पहले लिगेंड, सुनो, देखो क्या होता है कि तुम्हारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में तुम्हारे पास अगर कोई सेंट्रल एटम है, तो उस सेंट्रल एटम से लिगेंड अटैच होगा, और उस लिगेंड का जब तक तुमको चार्ज नहीं पता होगा, तब तक तुम लाख कोशिश कर दो, तुम सेंट्रल एटम वाला नहीं निकाल पाओगे। समझे कि नहीं? तुम सेंट्रल एटम वाला निकाल नहीं पाओगे। तो वही बात है कि मैं आपको सबसे पहले जरा लिगेंड्स से थोड़ा आपका रूबरू करा दूं, बता दूं कि कौन से लिगेंड पे कितना कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो यहां पे मेरे बच्चों जरा ध्यान देना कि लिगेंड क्या होते हैं, ध्यान देना। द एनायन केटायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स which combine with central metal ion to form the complex are called the ligand। बोल रहा है कि लिगेंड जो होता है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, केटायन भी हो सकता है, और एनायन भी हो सकता है। तो लिगेंड वो लोग होते हैं जो अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। They act as a इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बात सही भी है, वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम, किसको देते हैं? सेंट्रल एटम को देते हैं। और क्या बनाते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ये सारी बातें मैं पहले आपको बता चुका। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड टू सेंट्रल मेटल आयन इज इक्वल टू इट्स, उसके डेंसिटी। देखो हमारे जो लिगेंड होते हैं ना, उनकी डेंसिटी अपनी अलग अलग होती है। कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो कि केवल अपना एक लोन पेयर सेंट्रल एटम को देते हैं, तो ऐसे लोगों को मोनोडेंट बोला जाता है। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो अपने दो लोन पेयर सेंट्रल एटम को देते हैं, तो वैसे लोगों को क्या बोला जाता है बेटा? बाइडेंट बोला जाता है। कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो अपने 6 लोन पेयर क्या करते हैं बेटा? सेंट्रल एटम को देते हैं, तो उसको हेक्साडेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेक्साडेंट। वैसे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो मोनोडेंट पाया जाता है बेटा। मोनोडेंट का मतलब है कि ऐसे सब्सटेंसेज जो अपना एक लोन पेयर सेंट्रल एटम को देंगे। याद रखना दिमाग में, ऐसे सब्सटेंसेज, ऐसे लिगेंड जो अपना एक लोन पेयर किसको देंगे? सेंट्रल एटम को देंगे। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? बोलो ना बेटा, मोनोडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बोलो, मोनोडेंट बोलेंगे, ठीक है। और बाइडेंट कैसे लोग होंगे? बाइडेंट क्या होंगे? जो अपने 2 लोन पेयर देंगे। और हेक्साडेंट कैसे होंगे? जो अपने 6 लोन पेयर देंगे। किसको? सेंट्रल एटम को, ठीक है। देखो ओ सफिक्स यूज द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड्स। जैसे मान लो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, ओ जो आता है। और बेटा जो हमारे केटायनिक लिगेंड होते हैं उनमें जैसे मान लो नाइट्रोनियम, ठीक है, और उनमें IUM आता है बेटा, IUM करके आता है, तो उसको भी चेक कर लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको इस पर जाके फोकस नहीं होना है। अब हम लोग सबसे पहले हम ऐसे लिगेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोज हैव न्यूट्रल चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसे लिगेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनके पास क्या होता है बेटा? हम ऐसे लिगेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखो हम ऐसे लिगेंड को लिए हैं जो कि मोनोडेंट है,
जो कि क्या है, मोनोडेंट। मोनोडेंट का मतलब है कि ये लोग एक लोन पेयर देंगे, किसको, सेंट्रल एटम को, बट इन पे चार्ज जो है ना ये न्यूट्रल मोनोडेंट है, मतलब इनके ऊपर चार्ज कुछ नहीं होगा, लेकिन लोन पेयर एक देंगे, किसको देंगे, सेंट्रल एटम को। अब NH3 को बोला जाता है अमाइन। यहां पे बेटा थोड़ा स्पेलिंग गलत है, ये होगा AMMINE। अब इस पूरे चैप्टर में जहां भी तुझे NH3 दिखेगा बेटा, जहां भी आप लोगों को NH3 दिखेगा वहां पे आप अमाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अमाइन। जब भी आपको H2O दिखेगा तो आप एक्वा लिखेंगे, अगर आपको NO दिखेगा तो नाइट्रोसिल लिखेंगे, अगर आपको PH3 दिखेगा तो फॉस्फीन लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी देखो P, अब PH3 भाई साहब, ये आपको जब IIT नीट के क्वेश्चन आप करते हो ना तो ये लिगेंड आपको कई बार मतलब दिखता है। तो PPH3 जो होता है ना, PPH3 मैं आपको समझाता हूं, P का मतलब फॉस्फोरस है, और ये जो लिखा है ना, ये ऐसे देखो, ऐसे जो लिखा है ना PH, इस PH का मतलब होता है फिनाइल ग्रुप। क्या होता है, फिनाइल ग्रुप। और वो फिनाइल ग्रुप कितनी बार लिया जा रहा है, 3 बार लिया जा रहा है। तो इसका नाम लिखते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसका नाम लिखते हैं बेटा, बोलो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। देखो, अगर तुमने PH3 में 3 हाइड्रोजन थे ना, उन तीनों की जगह आपने PH3 लिख दिया, कितना लिख दिया, PH लगा दिया आपने H की जगह, तो उसको फॉस्फीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फॉस्फीन। तो ये सारे के सारे हमारे कैसे न्यूट्रल और मोनोडेंट है। कैसे बेटा, बोलो, न्यूट्रल मोनोडेंट। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये देखो, ये मैंने जानबूझ के लिख दिया क्योंकि जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन आज कराऊंगा, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IPSC नेमिंग करते हैं तो वहां पे ये वर्ड बार बार आते हैं बेटा, वहां पे ये वर्ड आते हैं। जैसे CH3OH को ना मिथाइल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, और ये भी एक तरीके का मोनोडेंट है बेटा। क्या है, मोनोडेंट। CH3NH2 को मिथाइल अमाइन के नाम से जाना जाता है, और NH2NH2 को हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है, और ये जो हमारा CO होता है ना, CO को कार्बोनिल बोला जाता है। यहां देखो गलत लिखा है, इसको बोला जाता है कार्बोनिल। ठीक है, और CS को बेटा, CS को बोला जाता है C, और S को बोला जाता है थायोकार्बोनिल। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी। अगर आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना रहे हो तो ये बातें जरूर लिख लो बेटा, क्योंकि ये सबसे हैवी चैप्टर है पूरे केमिस्ट्री का। D&A ब्लॉक में इतने सारे टॉपिक हैं, और वो भी सारे के सारे टॉपिक ना बेटा एक से एक इंपॉर्टेंट है, समझ लो ना। मतलब आप कह ही नहीं सकते कि ये वाला छोड़ दो, ये वाला पढ़ लो, सब पढ़ने हैं, क्योंकि सब में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। सभी में से क्वेश्चन क्या होते हैं, आते ही आते हैं। तो आपको सारे टॉपिक्स पढ़ के जाने, एकदम बिल्कुल दम लगा के। अब हम लोग ऐसे हम लोग लिगेंड ले रहे हैं बेटा, दोज विल कंटेन द पॉजिटिव चार्ज। जिनके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, तो जब कभी O2 पे +1 होगा तो इस बंदे का नाम क्या होगा, ऑक्सेनियम। अगर NO पे प्लस होगा तो क्या लिखोगे, नाइट्रोसिल लिख के उसमें IUM लगा दो, NO2+1 होगा तो इसको नाइट्रोनियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रोनियम। और अगर NH2NH3 है ना तो इसको हाइड्रोजेनियम बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, हाइड्रोजेनियम। और इस पे भी बेटा +1 चार्ज रहा होगा, तभी ये केटायनिक वाले में आया। इसका मतलब इसको थोड़ा सही कर लेना कॉपी में आप लोग, ठीक है ना। तो केटायनिक ये लोग हैं। मतलब आपको मैं बताऊं कि जब आप NCERT की बुक उठाओगे ना तो आपको केटायनिक जो लिगेंड है वो खोजे, मतलब बहुत कम चांस है कि मिलेगा। मैंने बस यहाँ पे आपको चारों तरफ से ना खोज के रख दिया, क्योंकि जब आप क्वेश्चन वगैरह करोगे ना बेटा, तो मेरा मकसद है कि आप कहीं से भी क्वेश्चन करो तो सॉल्व हो। ये नहीं कि जो NCERT में दिया है यहाँ दिया, उससे क्या मतलब। मैं तो आपको बस आपको डिलीवर कर रहा हूँ। मुझे आपके लिए सब कुछ तैयार रखना है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो सारी चीज़ें मेरे नोट्स में आपको मिल जाए। अब ये देखो
खूब ढेर सारे लिगेंड हैं, सबके सब मोनोडेंट हैं, सबके सब मोनोडेंट हैं और सबके सब एनायनिक हैं और सबके सब क्या है बेटा, इनके ऊपर चार्ज है। क्या है बेटा, चार्ज। चार्ज इन पे कुछ भी हो, -1 हो चाहे -2 हो, ये मैटर नहीं करता, बिकॉज एनायन तो -1 वाला भी होगा और -2 वाला भी होगा। एनायन तो एनायन है, एनायन के ऊपर तो केवल आपका केवल क्या होना चाहिए, माइनस चार्ज होना चाहिए ना, तो एनायन तो एनायन है। तो यहां पे हमारे पास बहुत सारे लिगेंड हैं। अगर हमने F- लिखा ना बेटा, F-, उसको हम लोग फ्लोराइडो के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, फ्लोराइडो। Cl- को क्लोराइडो, Br- ब्रोमाइडो, I- आयोडाइड और O-2 को बोलते हैं ऑक्साइड, S-2 को सल्फाइडो, OH- को हाइड्रोक्साइडो, देखो देखो देखो, और O2- को सुपर ऑक्साइड, O2- को परऑक्साइडो और N-3 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, और N3 पे देखो, N3 पर -3 को अजाइडो बोलते हैं और NH2 पे -1 को अमाइडो बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीजें मैं अपने बच्चों को बता रहा हूं, दैट ऑल आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तुम अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हो और तुमको लिगेंड को पहचानना आता है, तुम्हें लिगेंड का नाम पता है कि इस चैप्टर में इसको इस नाम से जानेंगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर होगा। क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसान लगने लगेंगे, समझ रहे हो, क्वेश्चन तुम्हें बहुत आसान लगने लगेंगे। कब, जब इन सभी लिगेंड्स के तुमको नाम याद होंगे। जब इन लिगेंड्स के तुम्हें नाम याद होंगे ना, तो ये तुम्हें कैसे लगने लगेंगे बेटा, बड़े आसान लगने लगेंगे, मजेदार लगने लगेंगे। तो एक बार फिर से नाम पढ़ लो। F- को मैं बोल रहा हूं फ्लोराइडो, Cl- क्लोराइडो, Br- ब्रोमाइडो, I- आयोडाइड, O-2 ऑक्साइडो, S-2 है क्या बेटा, सल्फाइडो, OH- हाइड्रोक्साइडो, O2- क्या है, सुपर ऑक्साइड, O2 पे -2 क्या है, परऑक्साइडो, और N पे -3 क्या है बेटा, नाइट्राइड, और N3 पे -3 को क्या ना बोलते हैं, अजाइडो। क्या बोलते हैं, बोलो, अजाइडो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये जो पूरा का पूरा माहौल बना रहा हूं, इसमें 2 फायदे हैं मेरे। एक तो कि जब कभी किसी सेंट्रल एटम का तुम्हें चार्ज निकालना होगा, तो ये सभी लिगेंड के अगर तुम्हें चार्जेस याद रहेंगे, तुम क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। बात को समझ रहे हो। और अगर तुम्हें याद नहीं होंगे, तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुमसे क्वेश्चन होने का नहीं है। यहां पे बेटा मैं पिछली स्लाइड में 2 चीजें ऐड कर दूं। हमारे पास 2 लिगेंड और हैं। एक है CO3 पे -2, इसको कार्बोनेटो बोलते हैं। इस पे चार्ज तो -2 का है, बट ये मोनोडेंट है बेटा, बट ये क्या है, मोनोडेंट है। और एक होता है SO4 पे -2, इसको सल्फेटो बोलते हैं। और एक होता है SO3 पे -2, इसको सल्फाइटो बोलते हैं। तो इसको आप लोग ढंग से नोट कर लेना बेटा, इसको आप लोग ढंग से नोट कर लेना। CO3 पे -2 को कार्बोनेटो बोलते हैं, और SO4 पे -2 को सल्फेटो बोलते हैं, और SO3 - 2 को क्या बोलते हैं, सल्फाइटो बोलते हैं। अपने कॉपी में इसको नोट्स में मेंशन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। आ जाइए सभी लोग। अब यहां पे लिखा हुआ है बेटा कि व्हाट डू यू मीन बाई एम्बीडेंट लिगेंड। एम्बीडेंट लिगेंड में क्या होता है कि ऐसे लिगेंड जिनके पास एक ही लिगेंड में 2 डोनर एटम होता है। तो जब 2 डोनर एटम का नाम लोग सुनते हैं ना, तो सेंट्रल एटम बड़ा खुश हो जाता है, सोचता है कि अरे यार मेरे को लोन पेयर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता होता
कि दो दो हैं डोनर एटम, बट एक टाइम पे कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों एक साथ नहीं करेंगे। एक करेगा तो दूसरा रुक जाएगा, दूसरा करेगा तो एक रुक जाएगा। जैसे मान लो आप अपने पापा के साथ मार्केट गए और आपके पास भी पैसा, आपके पापा के पास भी पैसा है, तो ऐसा थोड़ी करोगे कि दुकानदार को आप भी पैसे दे दो पापा भी दे दें। लेकिन दोनों में से एक ही आदमी देगा, लेकिन दोनों में से किसी के भी देने की संभावना क्या है, बराबर है, कोई भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही उसको, ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है बेटा, एम्बिडेंट बोला जाता है। ध्यान से देखना, मैं पढ़ के सुना देता हूं कि लिगेंड विच हैव टू डिफरेंट डोनर एटम बट one donor atom can donate electron pair are called ambident ligand. Ambident ligand have some molecular formula but have different donor atom. मतलब उनके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन मतलब एटम्स की संख्या तो सेम ही होती है, बट जब वो अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं तो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा दूं, देखना ध्यान से। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कार्बन कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल था CN-, यहां पे कार्बन अपना लोन पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं साइनाइडो। इसको क्या बोलते हैं, साइनाइडो। बट लेकिन अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देने लगे, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को देने की संभावना बराबर थी, लेकिन जब कभी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को देने लगेगा तो आप उसे बोलोगे बेटा कि ये आइसोसाइनाइडो है। क्या है बेटा, आइसोसाइनाइडो। फिर से बोलना, क्या है, आइसोसाइनाइडो। वैसे ही अगर हम बात करें OCN की बात करें, तो अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देगा तो इसको बोलेंगे साइनेटो। और अगर NCO की बात करें, नाइट्रोजन अगर अपना लोन पेयर देगा तो इसको आइसोसाइनेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको आइसोसाइनेटो बोलते हैं। बात को समझिए थोड़ा, इस सब छोटी छोटी चीजें ना आपको एग्जाम में मिलेंगी बेटा। आपको एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा कि अगर कहीं पे जो सेंट्रल एटम दे रहा, मतलब जो लोन पेयर जो अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि यहां पे सल्फर दे रहा है, हमारे पास दो चीजें हैं, मान लो कि SCN है, तो अगर सल्फर अपना लोन पेयर दे रहा है तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेटो। लेकिन अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर मेटल को दे रहा है, तो इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। बहुत याद से, बहुत ध्यान से इसको समझिए कि हम थायोसाइनेटो कब बोलेंगे और हम आइसोथायोसाइनेटो कब बोलेंगे। ये दोनों बातें आपको क्या करनी है बेटा, बिल्कुल आपको ध्यान से रखनी है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि बस आज ही वक्त लग रहा है, अगली बार से जब हम लेक्चर में मिलेंगे तो हमें, मतलब जब हम डायरेक्ट टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं बेटा। मतलब एक एक दिन में, एक एक लेक्चर में हम लोग दो दो तीन तीन टॉपिक्स को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो लग रहा है समय थोड़ा लगने दो, क्योंकि पहली क्लास होती है तो आपको भी पता है थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है, थोड़ा बच्चों को सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती है, तो लग जाता है टाइम, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड्स। ठीक है, लिखा कि लिगेंड्स विच ओनली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसके एग्जांपल है OH-, NH2-, Cl-, ये। नॉन क्लासिकल या एक्सेप्टर लिगेंड क्या होते हैं कि लिगेंड विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड बट साइमल्टेनियसली दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। भाई साहब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो कि अपना लोन पेयर सेंट्रल, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं, अब आपको मैं यहाँ पे एक स्पेशल टॉपिक का नाम लेके वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, बट आपके दिमाग के लिए बता देता हूँ, दिमाग में रखना कि कुछ ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को देते हैं और अपने पास, जैसे मेटल के पास d ऑर्बिटल के भी तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अपने मेटल के पास खुद के भी तो d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
तो ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को देने के साथ साथ उनकी नज़र सेंट्रल एटम के जो डी में ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनके ऊपर भी नज़र होता है बेटा। तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? नॉन क्लासिकल। भाई उनको बिल्कुल बदतमीज टाइप के लोग हैं। अब तुमको बोला गया था कि लोन पेयर थे, तुम देने का काम कर रहे थे, अब तुम धीरे से अपनी सेटिंग बना के नीचे से ले भी रहे हो, तो ये तो गलत बात है ना। वो कौन कौन से लोग हैं? CO NO+1। देखो वो लोग नॉन क्लासिकल कौन कौन से लोग हैं? CO, NO+, ये याद रखो, ठीक है। ये लोग नॉन क्लासिकल लिगेंड है। कैसे हैं बेटा? नॉन क्लासिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे हम लोग एक चीज छूट गया बेटा, बाइडेंट छूट गया है, तो जरा देखता हूं बाइडेंट लिखा है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बाइडेंट मैं बता देता हूं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो। Cl- एम्बिडेंट लिगेंड क्यों होता है? इट हैज मल्टीपल बॉन्ड, गलत बात। कार्बन एज नेगेटिव चार्ज, गलत। इट फॉर्म चिलेट, बोथ कार्बन नाइट्रोजन कैन डोनेट लोन पेयर, यही वजह है बेटा। बोथ कार्बन एंड नाइट्रोजन कैन डोनेट लोन पेयर, इसकी वजह से Cn- को क्या बोला जाता है? बोलो, एम्बिडेंट लिगेंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। चल अब आ जाओ, तुम्हें कुछ अच्छी बातें बता दें। कहाँ गया नोट? हाँ यहाँ गया। आ जाओ, तुम्हें कुछ बता दे थोड़ा, ठीक है। अब बाइडेंट बनाते हैं। बाइडेंट, ठीक है। बाइडेंट में देखना जरा ध्यान से, सभी भाई बहन देखे ध्यान से, बिल्कुल बी फोकस। बाइडेंट कौन से लोग होंगे? जो अपने दो लोन पेयर देंगे सेंट्रल एटम को। कंट्रीब्यूट टू लोन पेयर टू द सेंट्रल एटम। अब एग्जांपल जरा देख लो इनके, बाइडेंट के जो एग्जांपल है वो जरा देख लो बेटा साइड में ध्यान से। देखो जी, बाइडेंट का एग्जांपल सबसे पहला C डबल बॉन्ड O-, इस बंदे को ना ऑक्सिलेटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सिलेटो। इसका नाम है ऑक्सिलेटो। इस पे -2 का चार्ज होता है और ये दो लोन पेयर किसको देता है बेटा? सेंट्रल एटम को। और इसको सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं OX ब्रैकेट लगा के। एक OX मतलब दो लोन पेयर देगा, याद रखना। एक OX का मतलब दो लोन पेयर देगा, याद रखना। एक OX का मतलब दो लोन पेयर देगा। किसको देगा? सेंट्रल एटम को देगा। अब ध्यान से देखो, एक होता है तुम्हारा, उसका नाम है इथेन -1,2 1,2 डाईअमाइन, ठीक। उसे ब्रैकेट लगा के लिखते ही हैं और उसे EN से डिनोट करते हैं। इसका चार्ज 0 होता है, ठीक। और ये भी क्या है बेटा? आपका बाइडेंट है। क्या है बेटा? बाइडेंट है। अब बच्चा पूछेगा अरे बहुत माहौल बना रहे हो सर, जरा बना के दिखा दो कैसा दिखता है वो। मेरे बच्चे, इथेन में 2 कार्बन होता है, CH2 इधर बना दो CH2, और यहां पे NH2 हो गया और यहां पे क्या हो गया? NH2 हो गया। तो ये हो गया इथेन मतलब 2 कार्बन, 1,2 डाईअमाइन। फिर से बोल रहा हूं, 1,2 डाईअमाइन, इथेन -1,2 डाईअमाइन, इसे बोला जाता है, ठीक है बेटा। इसे नोट कर लो आप लोग, सभी लोग ध्यान से। इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से ढंग से नोट कर लीजिए सभी लोग, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं बेटा कि हेक्साडेंट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उससे एक बार IIT के 2010 में एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था। एक हमारे पास लिगेंड है स्पेशल तरीके का, उसका नाम है EDTA
DTA, ठीक है, और इसके ऊपर बना होता है ब्रैकेट के ऊपर -4 का चार्ज, ठीक है। देखो EDTA जो होता है ना, इसको हेक्साडेंट बोला जाता है। ये हेक्साडेंट है बेटा, इसमें दो तो आपको डायरेक्ट लोन पेयर दिखेंगे, इसमें केवल आपको 2 लोन पेयर दिखेगा, बाकी इसके ऊपर चार्ज 4 माइनस है ना, तो माइनस का मतलब है कि एक एक लोन पेयर वो बंदे अपने देंगे जिनके पास -1 -1 -1 का चार्ज होगा, चारों लोग। बनाने का तरीका देखो, इसको बोलते हैं एथिलीन। देखो सबसे पहले आप 2 कार्बन ले लो, फिर आप उस पे नाइट्रोजन लगा लो और उन पे आप एसीटेट आयन बना दो। एक नाइट्रोजन पे 2 एसीटेट आयन, इसीलिए इसके डिफिनीशन में ना बेटा टेट्रा एसीटेट लिखा जाता है इसका नाम। CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहां पे बेटा क्या करो, यहां पे बॉन्ड बना दो और यहां पे आप हाइड्रोजन लगा दो, यहां पे भी हाइड्रोजन लगा दो, और यहां पे एक लोन पेयर मिलेगा, एक लोन पेयर यहां मिलेगा और एक माइनस यहां मिलेगा, एक माइनस यहां। तो IIT में एक बार ना इनके चार्ज और लोन पेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि EDTA में टोटल चार्ज कितना है, तो आप बताओगे -4, टोटल लोन पेयर कितने हैं, तो 2 लोन पेयर। लेकिन अगर बात की जाएगी कि टोटल अगर सेंट्रल एटम को कितने लोन पेयर कंट्रीब्यूट होंगे, कितना ये डेंट है, तो बेटा यहां से तो दोनों जाएंगे ही जाएंगे, साथ ही ये जो ऑक्सीजन जहां पे नेगेटिव चार्ज है ना, इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो जब देने की बात आएगी, ये चारों के चारों दम बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे, बोलेंगे हम भी अपना लोन पे कंट्रीब्यूट करेंगे, हम क्यों पीछे रहें। तो ये बातें आपको याद रखनी है। EDTA का स्ट्रक्चर दिमाग में याद रखना, रखोगे कि नहीं रखोगे? अरे बोल दो हाँ बेटा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखो भैया, मैं यही कहूँगा, जीवन का सच है, दिल लगा के पढ़ लेना, पढ़ाई के दौरान केवल पढ़ाई करना। आप तुम कहोगे कि सर ऐसा बहुत होता है, पढ़ाई के दौरान दिल को कहीं और मत लगाना। आप कहोगे आज पढ़ाने के साथ साथ दिल वाली बातें बहुत कर रहे हो। मुझे भी भाई याद आता है अपने समय की बातें कि जो बच्चे थोड़ा यार कम दिल लगाते थे किसी और से, अच्छा पढ़ जाते थे, फोकस रहते थे। आजकल तो थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा खराब हो गया है, हर बच्चे को बस थोड़ा कुछ ना कुछ चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। 6-8 महीने का टाइम है आपके पास, 6-8 महीने का टाइम है। अगर इस 6-8 महीने में आपने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी तो आपके पास मतलब आपका ऐसा रिजल्ट आ जाएगा जिससे हर आदमी जो आपके ऊपर शक करता था वो आपको शाबाशी देगा। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार सभी आपका स्टेटस लगाएंगे, लिखेंगे भाई बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया। तो उस एक दिन रिजल्ट आने के लिए, उस बेहतर रिजल्ट के लिए आपको मेहनत पूरे टाइम करनी है। और पढ़ाई में सबसे ज़्यादा लड़के चाहे लड़कियों का जो डिस्टरबेंस होता है वो डिस्ट्रैक्शन होता है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने सभी बच्चों से, यार मत हो भी, देखो हो भी तो ख़त्म करने की कोशिश करो, हो भी। और ये बिल्कुल आपसी समझौते से होता है ये चीज़ें, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं होता, आपसी में। क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं उनको खुद से ही सॉर्ट आउट करना पड़ता है बच्चों। नहीं तो जब सिलेक्शन नहीं होता है तो दुनिया को जवाब देने से ज़्यादा मुश्किल खुद को जवाब देना हो जाता है, क्योंकि रीज़न हमें पता होता है। रीज़न हमें पता होता है ना, दुनिया सामने वाले को क्या पता। रीज़न हमें पता होता है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। और हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो जब से कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं पूरी टीम ने अपनी ताकत लगा दी है। हमारे क्वेश्चन मतलब हमारा जो एक दूसरा टीम है पढ़ाने के अलावा, जो आपको प्रैक्टिस पेपर्स, आपको क्विज, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको हम हमारी और अपनी मेहनत को ना एक अंजाम देना है, और उस अंजाम देने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपने दिल को बिल्कुल
बोलिए कि भाई सिलेक्शन लेना है, तो जो बीच में चीज़ें हैं उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। चलो आज के लेक्चर में काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, बस करते हैं आज इतना। अब अगली क्लास में मैं आप लोगों के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में मैं आप लोगों को ढंग से उसका नेमिंग, आईपीएसी नेमिंग करना सिखाऊंगा। उसके साथ साथ वार्नर थ्योरी भी एक्सप्लेन करूंगा। मतलब अब के बाद, आज के बाद जो क्लासेस चलेंगी उसमें मान के चलो कि एक लेक्चर में 2-2 टॉपिक्स हम निकालेंगे, ठीक है। आज रहने देता हूँ, लेकिन आइंदा से हम लोग टॉपिक्स जरूर पूरे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ना आप करोगे ना मैं। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखो और दिल लगा के पढ़ाई करो।